अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है सीरीज में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच क्या तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बनती है। हाल में ही ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमले किए हैं। जहां कुछ रिपोर्ट्स 2000 मिसाइलों की बात कर रही हैं, वहीं अन्य सूत्रों के अनुसार 180 मिसाइलें छोड़ी गई हैं। इन अलग अलग आंकड़ों के बीच विशेषज्ञ इस स्थिति को लेकर के गंभीर चेतावनी भी दे रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी इस घटना का विशेष महत्व है। ज्योतिषीय भविष्यवाणियां जो की गई हैं इस संदर्भ में, उसको लेकर के अब हम आपके सामने एक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। अतीत से मिले विशेषज्ञों के संकेतों के अनुसार ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। जुलाई 2020 में ही ज्योतिषीय विश्लेषण में ये भविष्यवाणी की गई थी कि ईरान धीरे धीरे अपने आंतरिक संकट और युद्ध के कारण स्वयं को कमज़ोर करता जाएगा। उस समय ये भी कहा गया था कि जब सूर्य ग्रहण होगा तब एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और आज जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो उसी भविष्यवाणी की पुष्टि करती दिखाई दे रही हैं। ईरान जो कभी पश्चिमी सभ्यता की आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था, आज कट्टरपंथी सोच और रूढ़िवादिता के घेरे में आ गया है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं पर अत्याचार, धार्मिक और राजनीतिक अस्थिरता जैसी घटनाओं ने देश को कमज़ोर किया है। व्यापारिक समुदाय और आम नागरिक चिंतित हैं कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो हमें अनुमान प्राप्त हो रहे हैं, ईरान की कुंडली में इस समय देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो उनके लिए निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। इस प्रभाव के कारण ईरान ने हाल में ही इजराइल पर मिसाइल से हमले किए हैं, लेकिन ये स्थिति जल्द ही बदल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान शीघ्र ही इस युद्ध से पीछे हटने का प्रयास करेगा, क्योंकि वह इसे लंबे समय तक चलाने की स्थिति में नहीं है। अगर इजराइल की तैयारी और कुंडली की गणना हम करते हैं तो इजराइल की कुंडली से भी हमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिल रहे हैं। हाल में हुआ सूर्य ग्रहण इजराइल की कन्या लग्न की कुंडली पर पड़ा, जो उन्हें युद्ध के लिए और आक्रामक बना रहा है। इजराइल इस समय एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें से लेबनान और यमन भी सम्मिलित हैं। ये रणनीति किसी भी देश के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध करना देश की आर्थिक और सैन्य शक्ति पर भारी पड़ सकता है। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि जब एक समय में एक ही मोर्चे पर युद्ध करना चाहिए, लेकिन इजराइल की वर्तमान स्थिति इस नीति के विपरीत है। इसके बाद भी उनकी कुंडली से ये संकेत मिलता है कि इजराइल एक बड़े युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है और परमाणु भंडारों पर हमले की संभावना भी इस युद्ध में बनती दिखाई दे रही है। अमेरिका और अन्य देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस युद्ध का प्रभाव सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने हाल में ही कहा है कि अगर इजराइल परमाणु भंडारों पर हमला करता है तो वह उसका समर्थन नहीं करेगा। यद्यपि युद्ध के समय कभी कभी गलतफहमी के नाम पर बड़े हमले किए जा सकते हैं, जैसा कि ईरान द्वारा मिसाइल हमलों में देखा गया है, जहां मिसाइलें गलती से जॉर्डन, इराक और लेबनान तक जा पहुंची हैं। आर्थिक प्रभाव और वैश्विक बाजार इस युद्ध का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी, विशेषकर स्टॉक मार्केट में। जब भी युद्ध की स्थिति बनती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता बढ़ जाती है। यद्यपि कुछ विशिष्ट उद्योगों जैसे रक्षा और सोना में मुनाफा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि सोने की कीमतों में तेजी आने की भी संभावना बढ़ रही है, क्योंकि युद्ध और संकट के समय में लोग सोने में निवेश करते हैं। भविष्य की अगर चुनौतियां देखी जाएं तो ये युद्ध नवंबर 2024 तक और अधिक तीव्र हो सकता है। ईरान पर हमले और भी तेज हो सकते हैं और इजराइल की स्थिति और भी आक्रामक हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये युद्ध सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके प्रभाव से मध्य पूर्व के
अन्य देश भी प्रभावित होने वाले हैं। इसका वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना बन रही है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है। अगर निष्कर्ष स्वरूप हम बात करें तो ईरान और इजराइल के बीच ये जो संघर्ष हो रहा है, ये वैश्विक राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर परिवर्तित करने वाला है। ज्योतिषीय विश्लेषण से भी संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में ये संघर्ष और भी गंभीर हो सकता है। इसी के साथ बाजार में अस्थिरता, वैश्विक आर्थिक मंदी और राजनीतिक बदलाव की भी पूरी संभावना दिख रही है। आने वाले समय में हमें इस संघर्ष के और भी गहरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यद्यपि ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति को कैसे संभालता है और इससे उभरने के लिए कौन से कदम उठाए जाने वाले हैं। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने आपको यही बताने का प्रयास किया है। और जैसा कि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि जब 15 दिन का ग्रहण, 15 दिन के अंतराल पर जब 2 ग्रहण लगते हैं, तब जो है स्थितियां काफ़ी विस्फोटक हो जाती हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पितृपक्ष के आरंभ में ही चंद्र ग्रहण लगा था और पितृपक्ष का जो अंत हुआ है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगा। और जब भी 15 दिन के अंतराल पर सूर्य ग्रहण लगते हैं तो फिर युद्ध की भयानक स्थितियां बनती हैं। और कुछ ऐसी ही स्थितियां पहले भी बनी थीं और तब भी जो स्थितियां थीं वो काफ़ी विभीषक हो चुकी थीं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा एक जो ज्योतिषी आकलन है वो यही कह रहा है कि ईरान और इजराइल का ये युद्ध अगर अपने चरम पर पहुंच गया तो फिर जिस बात की भविष्यवाणी हमारे द्वारा बहुत पहले से की जा रही है कि धरती का अंत हो सकता है, क्योंकि इजराइल किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और इजराइल इस समय 5 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। हमास से ये युद्ध आरंभ हुआ था और देखते देखते फिर ये हिजबुल्लाह युद्ध में परिवर्तित हुआ। तुर्की के साथ भी इजराइल के संबंध अच्छे नहीं हैं और इसी के साथ अब जो है ईरान ने भी सीधा सीधा हमला बोल दिया है। और इसी के साथ अब समय आने वाला है जब पूरी दुनिया के इस्लामिक देश इजराइल के विरुद्ध बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं। और इजराइल पराजित होने वाले देशों में नहीं है। अंत में उसके पास जो तुरुप का पत्ता बचेगा वो यही होगा कि उसके पास लगभग 150 से लेकर के 450 परमाणु जो अस्त्र हैं, जो बम हैं, वो बताए जा रहे हैं। यद्यपि कि इजराइल ने कभी भी अपने परमाणु हथियारों का सार्वजनिक रूप से स्वीकृति नहीं दी है और ना ही वो ये बताता है कि उसने परमाणु बम बना लिए हैं, ना ही वो इस बात से इनकार करता है। यहाँ तक कि परमाणु निरस्त्रीकरण की जो संधि हुई थी, जो प्रस्ताव हुआ था, उसमें भी इजराइल का नाम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर इजराइल अंतिम विजय की ओर आगे बढ़ने का अगर उसको लगेगा कि हाँ अब अंतिम विजय के लिए उसको परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, तो ये बिल्कुल हो सकता है। और जैसा कि हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि 2024 के चुनाव के बाद 4 जून को परिणाम आए थे और उसके बाद 23 जून से 13 दिन का जो पक्ष लगा था, एक तरह से निमंत्रण दे रहा था वो 13 दिन का पक्ष, क्योंकि महाभारत काल में भी यही 13 दिन का पक्ष पड़ा था। तब हमने आपको ये बातें बताई थी, लेकिन बहुत सारे दर्शक हमारा उपहास उड़ाते हैं और उनका ये कहना रहता है कि हम उनको डराने के लिए ऐसे वीडियो बनाते हैं और हमें पैसे कमाने रहते हैं, इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। तो ऐसे दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि 2016 से ही YouTube का एक बाज़ार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अखंड मंथन इससे पहले भी कार्य कर रहा था, इससे पहले भी जीवित था और आगे भी जीवित रहेगा। तो आप इस तरह के निराधार आरोप ना लगाया करें। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे तरीक़ों से ही पैसे कमा करके ये चैनल रन किया जाता है। तो आप ये मत समझें कि YouTube से जो धनार्जन होता है उससे ये चैनल चल जाता है। ऐसी गलतफहमी अपने मन में बिल्कुल ना पालें। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ़ और सिर्फ सावधान करना है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको मोड़ना है। यही हमारा सीधा सा उद्देश्य है। और बहुत सारे दर्शक ये जानते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा दर्शक जो हो सकता है कि वामपंथी या देश विरोधी विचारधारा से प्रेरित हो, तो
ऐसे दर्शकों के कमेंट इस तरह के आते हैं और ऐसे दर्शकों के कमेंट को हम बहुत ज़्यादा एक तरह से महत्व भी नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर हम ऐसे दर्शकों के कमेंट्स को महत्व देंगे तो फिर हमारी सनातन की जो विचारधारा है और जो हमारा एक तरह से एक युद्ध चल रहा है सनातन धर्म को बचाने का, वो कहीं से बाधित होता हुआ दिखाई देगा। तो हमारा आपसे यही कहना है कि आने वाला जो समय है वो सावधान रहने का है, और अगर आप सावधान रहते हैं तो भी जो आपदाएं आएंगी उनका आप अच्छी तरह से मुकाबला कर पाएंगे। कोरोना काल में क्या हुआ था? कोरोना काल में जो लोग आत्मबल जिनका कमज़ोर था वो लोग पूरी तरह से टूट गए थे। तो वैसा ही समय आने वाला है, इसीलिए हम आपको बार बार ये कहते आ रहे हैं कि आप अपनी बचत को बिल्कुल संभाल करके खर्च करें और भविष्य के लिए पूंजी जोड़ करके रखें। अनाज का 6 महीने का स्टॉक आप अपने परिवार के अनुसार उसको भी संभाल कर रखें, क्योंकि जब युद्ध छिड़ेगा तो सबसे बड़ी जो कमी होगी वो अनाज की होगी, क्योंकि तब जो है युद्ध लड़ रहे सैनिकों को भी राशन और बाकी चीज़ें मुहैया करानी पड़ती हैं, और पूरे संसार में जब युद्ध छिड़ेगा तब आप समझ लीजिए कि जिन खेतों में फसलें होती हैं वो भी खराब हो जाती हैं। यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन जो है पूरी तरह से रणभूमि में बदल चुका है, और यूक्रेन जो गेहूं उत्पादक देशों में सबसे महत्वपूर्ण देश आता है, अब वहाँ से गेहूं का उत्पादन भी बंद हो चुका है। अब रही बात भारत की, और ये जो युद्ध है ईरान, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान, यमन, हूती विद्रोही, ये सब की आंच भारत पर आने वाली है। और जहाँ तक अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका भारत की कोई सहायता करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि सभी देशों को लड़ा करके तमाशा देखता है, और ऐसे में उसका जो युद्ध का बाजार है वो बहुत फलता फूलता है। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी इस बात पर विश्वास ना करें कि कोई अन्य देश इस आपदा में आपकी सहायता करेगा। हमारा तो यहाँ तक कहना है कि आपके आसपास के लोग भी यदि आपका हालचाल पूछने आ जाएं तो ये भी बड़ी बात होगी, क्योंकि उस समय सभी के सभी इस युद्ध की आपदा में फंस चुके होंगे। आप ये मत समझें कि ये जो युद्ध है ईरान और इजराइल का, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित रहने वाला है। इसकी आंच बहुत ही जल्दी भारत तक भी पहुंचने वाली है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 2025 मार्च में ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और इसीलिए आप बिल्कुल सावधान रहें। हमारे कार्यक्रमों का मजाक जिनको बनाना है उनसे हम अनुरोध करेंगे कि आप उपहास उड़ाने के बजाय अच्छा हो कि आप अपने इस कार्य जो समय है आपका, इसका सदुपयोग किसी और कार्य में करें। क्योंकि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छे नहीं लगते हैं तो बार बार आकर के यहाँ पर कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कार्यक्रम अच्छे नहीं लगते हैं तो फिर ना देखने का विकल्प आपके पास उपलब्ध है। तो आपको यदि कार्यक्रम नहीं अच्छे लगते हैं तो आप इसे ना ही देखें और अपना भी समय बचाएं और देश का भी समय बचाएं। और हमारा समय आप इस तरह बचा सकते हैं क्योंकि आपके उल्टे सीधे कमेंट को हमें जब उत्तर देने का सोचना पड़ता है तो वो भी हमारे समय की बर्बादी ही होती है। तो इस तरह से आप अपना ध्यान रखें। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।